उन्होंने सहयोग किया है, धन्यवाद। आगे भी सहयोग करेंगे ऐसी आशा करते हुए हम अपनी बात को यही रोकना उचित करते हैं, समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल 85, बोल 85। धन्यवाद धन्यवाद। साथियों, अभी पूर्व विधायक मोहर सिंह अंबाड़ी जी को सुना। ऐसा उन्होंने संकेत में दिया कि माननीय बामन मिश्रा जी अस्वस्थ होने के कारण आज लखनऊ चले गए हैं। वो कल चले गए थे, जालौन से चले गए। तो हमारे बीच में भारत मुक्त मोर्चा के महासचिव प्रोफेसर विलास खराज जी उपस्थित हैं और जैसा अंबाड़ी जी ने बताया, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखी और लिख रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं। तो माननीय प्रोफेसर विलास खराज जी से अनुरोध है कि आज इस अवसर पर हमारे उपस्थित साथियों को ईवीएम के विषय में जानकारी देने का कृपा करें। धन्यवाद। साथियों, मौसम खराब होने के बावजूद भी हमारे साथी ने कहा है कि मनुवादियों के खिलाफ वामन मेश्राम एक आंधी आई है और मनुवादी लोग इस परिवर्तन यात्रा से डर रहे। जब उत्तर प्रदेश में ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चल रही थी और कर्नाटका में वोटिंग चल रहा था, तो टीवी पर और खासकर कि सोशल मीडिया में वीडियो आना शुरू हो गया कि कर्नाटका के लोग, युवा ईवीएम मशीन को फोड़ रहे हैं। तो ये असर, यहाँ जो जागृति हो रही है उसका असर है। ईवीएम के संबंध में लोगों को अब शंका नहीं रही है। ईवीएम के द्वारा ही बीजेपी 2 बार घोटाला करके केंद्र में आई है। ये अभी शंका का विषय नहीं है, लोगों को पता चल गया है। तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने ये सोचा कि अभी कर्नाटका में बीजेपी को जितवा कर लाया जाए ईवीएम के द्वारा, तो लोगों का और दृढ़ विश्वास हो जाएगा। इसलिए योजना बनाकर षड्यंत्र करके बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने वहां भी ईवीएम घोटाला किया और कांग्रेस को जितवाया। ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये कितने चालाक लोग हैं, कितने धोखेबाज लोग हैं। एक वीडियो आया सोशल मीडिया के जरिए से कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उसने निकाली थी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची, तो वहां उसके कुछ नेता थे, बड़े बड़े नेता थे। तो एक लेडी पत्रकार ने, एक महिला पत्रकार ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को यह सवाल पूछा कि अभी कर्नाटका असेंबली का चुनाव होने वाला है, वहां आपको क्या संभावना लगती है, वहां कांग्रेस को कितने सीट मिलने वाले हैं। हम चुनाव होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम चुनाव होने के काफी समय पहले की बात कर रहे हैं। तो उस पत्रकार ने पूछने पर वो जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता था, उसने कहा 136 जीतने वाले हैं। हमारे कैंडिडेट जो है 136 जीतने वाले हैं और कर्नाटका का चुनाव आया, आंकड़े बराबर निकले। इसको क्या कहे, इसको क्या कहा जाए। राहुल गांधी के समर्थन में
सिंपैथी पैदा की ताकि कांग्रेस का एक माहौल तैयार किया जाए। ब्राह्मणों को डर लगने लगा है कि ये बात वामन मेश्राम को पता चली, ईवीएम में गड़बड़ी होती है, तो वामन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और 100% ईवीएम के साथ 100% पर्ची निकलने वाली मशीन को लगाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में वामन मेश्राम जीत कर आए। ये बात ब्राह्मणों को मालूम है, हमारे बहुजन समाज को मालूम नहीं है। कैसे मालूम होगा? 8 अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ईवीएम से ईमानदारी से चुनाव नहीं किया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट मान्य कर रहा था, मगर उसकी सिंगल लाइन की खबर नहीं आई। वामन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट में 2024 अप्रैल 2017 को केस जीते, इसकी खबर तक नहीं आई। साथियों, ईवीएम को जानना और समझना बहुत जरूरी है। जिन देशों ने ईवीएम मशीन का निर्माण किया, उन देशों ने ईवीएम को रद्द घोषित किया। ये जो ईवीएम मशीन जिन लोगों ने पैदा किया, उस ईवीएम मशीन को रद्द घोषित किया। कितना गंभीर मामला है। बीजेपी और आरएसएस के लोग एक जमाने में चिल्ला रहे थे, ईवीएम के कारण कांग्रेस जीती। साउथ इंडिया का ब्राह्मण है सुब्रमण्यम स्वामी, यह सुप्रीम कोर्ट में गया। उसका सहयोगी था जीवीएल नरसिंह राव, वो भी इस मिशन में जुड़ा रहा और आम लोगों को जागृत करने के लिए एक्सपर्ट्स लोगों की सहायता से उन्होंने किताब लिखी, जिस किताब का नाम है डेमोक्रेसी एट रिस्क। एल.के. आडवाणी ने उसको भूमिका प्रस्तावना लिखी और साउथ इंडिया के कुछ चंद लोगों ने, जो ईवीएम के एक्सपर्ट्स लोग हैं, दुनिया के नंबर एक के एक्सपर्ट्स लोग हैं, कुछ लोगों ने इकट्ठा आकर ईवीएम मशीन चुनाव आयोग को कहा, इसका हमें परीक्षण करना है, हम एक्सपर्ट लोग हैं, इसका हमें परीक्षण करवाओ। मगर चुनाव आयोग ने उन्हें देने से इनकार किया। साउथ इंडिया का एक्सपर्ट 2 लोग और यूरोप के कुछ चंद ईवीएम मशीन के एक्सपर्ट्स लोगों ने पुणे के ब्राह्मण्स लोगों को थोड़ा चंदा दिया और कहा हमें ईवीएम मशीन दो। तो ब्राह्मणों की नीयत पैसे के सामने पिघल जाती है, उनके सामने धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा सर्वोच्च है। तो उन्होंने ज्यादा पैसा लेकर ईवीएम दिया और ईवीएम मशीन को खोला गया। तो ईवीएम मशीन का परीक्षण करने वाले लोग ये कहते हैं कि हम तो ये मान रहे थे कि ईवीएम मशीन को हैक करना इतना कठिन होगा या हमें कम से कम सप्ताह लगेगा, मगर इसको हम 10 मिनट में हैक कर सकते हैं। ईवीएम मशीन भारत सरकार नहीं बनाती है। ईवीएम मशीन भारत सरकार के द्वारा नहीं बनाई जाती है, ईवीएम मशीन प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। और चुनाव आयोग को जब यह सिद्ध करने का मौका मिला कि यह पारदर्शी है, तो सुप्रीम कोर्ट में हार गए। 8 अक्टूबर 2013 को ये लोग नारे लगा रहे, ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, मुकदमा दर्ज करो हमारे ऊपर। फिर दिखाएंगे उनको। सबूतों के आधार पर हम ये बता रहे हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके कांग्रेस ने 2 बार चुनाव जीते।
2004 का चुनाव और 2009 का चुनाव। जब इनका मामला पकड़ा गया तब ये कांग्रेस के लोग आरएसएस के मुख्यालय में गए, आरएसएस के चीफ के साथ गुप्त मीटिंग किया और गुप्त मीटिंग में यह तय किया कि हम लोगों ने 2 बार घोटाला किया है, तुम भी 2 बार घोटाला करो और जब तुम घोटाला करेंगे तब हम ईवीएम पर उंगली नहीं उठाएंगे। कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस के साथ समझौता किया और उस समझौते का रिजल्ट क्या है? बीजेपी 2014 में चुनकर आई, कांग्रेस के मदद से चुनकर आई। 2019 में चुनकर आई, कांग्रेस की मदद से चुनकर आई। कितना बड़ा घोटाला हुआ वाराणसी में, आंकड़े बता रहे। 11 लाख, कुल 11 लाख वोटर्स है नरेंद्र मोदी की जो लोकसभा है। नरेंद्र मोदी तो कोई उत्तर प्रदेश के नहीं है, नरेंद्र मोदी तो गुजरात के हैं और नरेंद्र मोदी ने इधर उत्तर प्रदेश में आकर कोई बड़ा महान कार्य किया हो ऐसा उनका रिकॉर्ड नहीं है। तो नरेंद्र मोदी को वोट जितने मिले, अरे उस लोकसभा के वोटर के आंकड़े जो बता रहे 11 लाख, मगर एक्स्ट्रा मिले 1,87,000, तो क्या मुर्दों ने वोट डाला? कहां से आ रहे हो? चुनाव में पहले हारने वाले का गैप कम होता था, अभी जीतने वाले का गैप कितना है? 1 लाख, 2 लाख से आगे है। तो ये सारा करामत ईवीएम के द्वारा की गई, इसलिए प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक प्रधानमंत्री नहीं है जिनकी लोकसभा में इतना बड़ा घपला हुआ हो और चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है। इसका मतलब ही यही है कि ये घोटाला चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जा रहा है और चुनाव आयोग दुश्मनों के, ब्राह्मणों की कठपुतली बनकर ब्राह्मणवादियों को चुनकर ला रहा है। बाबा साहब अंबेडकर का उदाहरण देखिए। बाबा साहब अंबेडकर जब चुनाव में खड़े हुए तो उनको हराया गया, तब उनको आशंका हुई कि लोकतंत्र का भविष्य ठीक नहीं होगा। उनके खिलाफ जिस आदमी को खड़ा किया था उसका एजुकेशन स्तर ठीक नहीं था, उसमें कोई योग्यता नहीं थी, 7वीं नापास आदमी था। तो उस व्यक्ति को जितवा दिया गया और बाबा साहब अंबेडकर हार गए। मगर इसमें चुनाव आयोग ने गड़बड़ी किया, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने चुनाव आयोग के खिलाफ एक पिटीशन दायर किया था। जिसने लोकतंत्र को पैदा किया उसने भविष्य देखा कि इस तरह से चुनाव आयोग का शासक जाति के लोग गलत इस्तेमाल करेंगे तो भविष्य लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। पहली केस भारतीय चुनाव आयोग के खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर ने की थी। जिस आदमी को खड़ा किया तो बाबा साहब अंबेडकर की जब मौत हुई तो बाबा साहब अंबेडकर के आवास पर कई नेता गए, उसमें वो आदमी भी गया और उसने रोते हुए बाबा साहब अंबेडकर के शव के सामने, डेड बॉडी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मगर मुझे नेहरू जी ने आग्रह किया और जब मैं नहीं मान रहा था कि मैं बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा तो नेहरू जी ने मुझे अपना उम्मीदवारी अर्जी वापस न ले, इसलिए मुझे 25,000 रुपए दिए। बाबा साहब अंबेडकर को जिन लोगों ने हराया, आज वो लोग लोकतंत्र को खत्म करने के लिए बीजेपी और आरएसएस के साथ अंदरूनी समझौता किए हुए हैं। क्या है उनकी औकात ब्राह्मणों की, चाहे कांग्रेस के ब्राह्मण हो, बीजेपी के ब्राह्मण हो, क्या है देश भर में जो ब्राह्मण
ब्राह्मण ही ईवीएम से कैसे चुनकर आ रहे? जो रीजनल पार्टियां हैं उनकी क्या स्थिति है? सपा की क्या स्थिति है? बसपा की क्या स्थिति है? जो राज्य की पार्टियां हैं उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति, वो पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो चुका है। एक कैंडिडेट 2022 के चुनाव में बसपा का एक कैंडिडेट ईवीएम के खिलाफ फिर भी नहीं बोल रहा है। जिनका अस्तित्व खत्म कर दिया जा रहा है वो बोल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी का वास्तविक चालक जो है, वास्तविक मालक जो है, सतीश मिश्रा को रखा हुआ है। अब सतीश मिश्रा अपनी व्यवस्था को मजबूत करेगा या बहुजनों की व्यवस्था को मजबूत करेगा? साथियों, वोट का मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है और इस वोट का मूल्य को जानकर मान्यवर कांशीराम साहब नारा लगाते थे, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और मान्यवर कांशीराम जी की वजह से ब्राह्मणों को हार देखना पड़ा और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बसपा को मान्यता मिली। लोगों में जैसी जैसी जागरूकता बढ़ी, वोट का मूल्य जैसे जैसे समझ में आया, लोगों में चेतना पैदा हुई। बाबा साहब अम्बेडकर के समय में यही उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय लॉ मिनिस्टर थे, विधि मंत्री थे और उनका पार्टी का नाम था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। जब उनका सम्मेलन उत्तर प्रदेश में चल रहा था तो नेहरू को लगा ये मंत्री मंडल का हिस्सा होने के बावजूद हमारा मुंह पर विरोध करते हैं। जब ये अपने समाज का सम्मेलन करेंगे तो ब्राह्मणों का यकीनन विरोध करेंगे। तो वहां की रिपोर्टिंग, डायरेक्ट रिपोर्टिंग लेने के लिए नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत को बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मेलन में घुसा दिया। अब गोविंद वल्लभ पंत बिन बुलाया मेहमान मंच के साइड में लास्ट चेयर पर आकर बैठा। बाबा साहब ने उसको देखा, अपने लोगों को देखा और बाबा साहब अम्बेडकर ने उपदेश में कहा, एक ना एक दिन नेहरू मरने वाला है, एक ना एक दिन नेहरू मरने वाला है। वो कोई अमर पट्टा लेकर पैदा नहीं हुआ है, वो भी मरने वाला और मैं भी मरने वाला हूँ। मैं भी कोई अमर पट्टा लेकर पैदा नहीं हुआ हूँ, मगर मुझे इस बात की चिंता नहीं है क्योंकि मैंने संविधान में प्रावधान कर दिया है, वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू। अगर उत्तर प्रदेश के शेड्यूल कास्ट के लोग और पिछड़े जाति के लोग अगर जग जाए, साझा मंच बना ले, तो उत्तर प्रदेश का सीएम तो क्या, देश की केंद्रीय सत्ता आपके कदमों में आएगी। इसको कोई नहीं रोक सकता। और मंच पर बैठा हुआ ब्राह्मण की तरफ उंगली करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, इस मंच पर बैठा हुआ जब हमारे पिछड़े वर्ग के लोग और अनुसूचित जाति के लोग एक हो जाएंगे, साझा मंच बनाएंगे, तब ये पंडित क्या करेंगे? तो बाबा साहब ने पंडित की तरफ इशारा करते हुए कहा, गोविंद वल्लभ पंत के लोग, ब्राह्मण लोग अपने हमारे लोगों के जूते के फीती खुलने में गर्व महसूस करेंगे। मंत्रिमंडल का हिस्सा होने के बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मणों के मुंह पर कहा, हमारी संख्या ज्यादा है तो हमारे पास वोट ज्यादा है। जब हमारे पास वोट ज्यादा है तो हमें चिंता नहीं है। आज क्या है? आप जिसको वोट डालना चाहते हो वो चुनकर नहीं आता, आपके मर्जी का कैंडिडेट चुनकर नहीं आता, आप जिसको जितवाना नहीं चाहते हो उसी के खाते में आपका वोट जमा होता है। ये चोरी है। 2014 में कोर्ट कह रहा है कि बगैर
वीवीपीएटी चुनाव करना लोकतंत्र के लिए घातक है। यानी कोर्ट ने मान्य किया कि इलेक्ट्रॉनिक में कोई भौतिक सत्यापन नहीं है। ये जो ईवीएम मशीन है इसमें कोई सबूत नहीं है कि आपने जो वोट डाला उसी को गया। क्या है? सुप्रीम कोर्ट का 2013 का जजमेंट प्यारा नंबर 29 क्या कहता है? प्यारा नंबर 29 ये कहता है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं हो सकता। इसके लिए वीवीपीएटी लगाओ। वीवीपीएटी लगाने का मतलब कोर्ट कहता है कि भारत का संविधान भारतीय प्रजा को एक फंडामेंटल राइट देता है, विचार अभिव्यक्ति का आजादी भारत का संविधान देता है। यही है विचार अभिव्यक्ति, वोट का अधिकार इज फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के ऊपर निर्विवाद रूप से कहा कि ईवीएम से ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा अगर लोगों को संभ्रमित करके लोगों की वोटों की चोरी करोगे तो उनके फंडामेंटल राइट पर आप डकैती डाल रहे हो। क्या हुआ? 2014 में चुनाव हुआ। ईवीएम मशीन जितनी है उतनी वीवीपीएटी लगानी चाहिए थी। 2014 में कितना वीवीपीएटी लगाया? 0.33, यानी आधा परसेंट भी नहीं लगाया। 1% तो छोड़ो, आधा परसेंट भी हो। पर्ची, वोटर वेरिफिकेशन, पेपर ऑडिट, ट्रायल सिस्टम जो चोरी पकड़ने के लिए दूसरी मशीन जोड़ी गई थी जिससे पर्ची निकलेगी और पर्चियों की गिनती और ईवीएम में जो वोट पड़े उन दोनों को गिनती किया जाए और ईवीएम के आंकड़े ज्यादा निकले और इसके कम निकले तो चोरी अपने आप पकड़ी जाएगी। 2014 में वीवीपीएटी 0.33 लगाया और 2019 में ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी वामन मेश्राम के कारण लगाना पड़ा। मगर उधर कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस का जो वकील है अभिषेक मनी सिंघवी, इसको वकालत कांग्रेस की करनी चाहिए थी, इसने वकालत बीजेपी की की। विपक्ष वाले लोग क्या कह रहे थे? कम से कम 50% वीवीपीएटी को गिना जाए और ये कोर्ट के लोग कह रहे हैं और इसमें अभिषेक मनु सिंघवी का रोल ज्यादा है। कोर्ट कह रहा है 1% गिनती करेंगे। बड़ा गजब का मामला है। 8 अक्टूबर 2013 को आप कह रहे हो कि ईवीएम ईमानदार नहीं है, चोरी पकड़ने वाली मशीन जोड़ो। 100% ईवीएम मशीन है तो 100% वीवीपीएटी की सिस्टम लागू करो। मगर कोर्ट को माध्यम करके वो लोग चुनाव को पारदर्शी ढंग से नहीं किया और कांग्रेस की मदद से 2019 का भी चुनाव जीत लिया। पूरे देश भर के लोगों को मालूम नहीं है कि 2014 के चुनाव के बाद जो ईवीएम मशीन उन्होंने इस्तेमाल की थी कुछ ही महीने में उसको कचरा घोषित करके स्क्रैप कर दिया, रद्द किया। किस बात का डर है आपको? चुनाव भी कर रहे हो, चोर जो होता है वो सबूत मिटाने का काम करता है। और जब 2019 को चुनाव हुआ तो एक्सपर्ट्स लोगों ने भारत सरकार के कहने पर ही लिख कर दिया आप पिछली मशीनें जो है 6 लाख मशीनें ये खराब है, इनका इस्तेमाल मत करो। जो खराब मशीन थी 6 लाख मशीन उनका उन्होंने इस्तेमाल किया। आम लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती या आम लोगों तक ये बातें पहुंचाई नहीं जाती और इसके लिए मीडिया का मेजर रोल है। वो लोग नॉन इश्यू को इश्यू बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। चर्चा ईवीएम की होनी चाहिए। तो ब्राह्मण क्या चर्चा कर रहा है? हिंदू मुसलमान की चर्चा कर रहा है।
ज्यादा बड़ा इश्यू कौन सा है? ईवीएम है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का सर न्यायाधीश रिटायर्ड हुआ, उसको उन्होंने मैनेज किया। जब वामन मेश्राम साहब की केस की सुनवाई चलने वाली थी, उन्होंने चुनौती दिया और जज को मैनेज किया। वो जज का नाम है रंजन गोगोई। गोगोई को मैनेज किया। अयोध्या का फैसला ब्राह्मणों ने अपने फेवर में लिया और ईवीएम का जो मामले का फैसला था, वो मामले का फैसला गोगोई ना दे, इसके लिए आरएसएस के लोगों ने गोगोई को ब्लैकमेल करके इस्तेमाल किया और ब्राह्मण लोगों ने बड़ी धोखेबाजी की और 2019 का चुनाव जीत लिया। साथियों, ये सारा जो हो रहा है, ये केवल लोकतंत्र बचाने का मामला नहीं है, देश को बचाने का मामला है। जिन ब्राह्मणों ने देश भर में बम ब्लास्ट किए, उनको जमानत मिलना असंभव है। उन्होंने राष्ट्रद्रोह के कार्य किए। 2014 में बीजेपी चुनकर आने के बाद जितने भी टेररिस्ट ब्राह्मण थे, 22 जगह पर उन्होंने बम ब्लास्ट किए। वो सारे आतंकवादी ब्राह्मण आज बाहर है। और उसमें एक आतंकवादी जो महिला है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ये मध्य प्रदेश से ईवीएम घोटाला करके केंद्र में उसको सांसद के तौर पर चुनकर भेजा। ये सारा खेल ब्राह्मण क्यों करना चाहते, ये सवाल है। ईवीएम घोटाला क्यों करना चाहते, सवाल है। इसकी मूल वजह है ब्राह्मण विदेशी है। ये बात दुनिया के वैज्ञानिक लोगों ने खून का टेस्ट करके सिद्ध कर दी। ब्राह्मणों को डर सता रहा है कि ये बात भारत के 6 लाख गांव तक अगर पहुंच गई तो हमारा क्या होगा। ब्राह्मणों को डर सता रहा है कि ब्राह्मण लोग विदेशी है। ये बात दुनिया के साइंटिस्ट लोगों ने सिद्ध कर दी है। तो ब्राह्मणों को डर सता रहा है कि ये बात 6 लाख गांवों तक अगर फैल गई तो ब्राह्मणों का क्या होगा। जैसे अन्य विदेशियों को भारत छोड़कर भागना पड़ा, वैसी नौबत हम लोगों पर आ गई तो ब्राह्मण लोग गांव का सरपंच नहीं चुन सकते। 3.5% वोटों के आधार पर वो देश की बड़ी पंचायत पार्लियामेंट पर कब्जा कैसे करेंगे। तो ब्राह्मण लोग ये जो खेल खेल रहे हैं ईवीएम के द्वारा, ये भी चर्चा चल रही है कि 2024 के बाद कोई चुनाव नहीं करेंगे। ये भी चर्चा चल रही है उनके खेमे में। खबर आई थी कि हिंदू राष्ट्र का संविधान का प्रारूप तैयार हो चुका है। दिल्ली की बजाय अभी काशी बनारस को भारत की राजधानी बना देंगे। ये भी चर्चा है। मुसलमान और क्रिश्चियनों को सेकंड मतलब द्वितीय नागरिकत्व दिया जाएगा, उनको वोट का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा। ऐसी खबरें आई। संविधान है तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उनको उसका विरोध करना चाहिए था। अखबारों में, टीवी चैनल में ये बातें खुलकर आ रही है। साथियों, अल्पसंख्य विदेशी ब्राह्मण भारत के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं और गुलाम बनाने के लिए उनके पास एक देवी ईवीएम मशीन नामक देवी का अवतार उनके पास आ गया है और उनमें वो जो प्रोग्राम फिक्स कर किया है वो जीत रहे। अल्पसंख्य विदेशी ब्राह्मणों का बंदोबस्त करना होगा। ये 3.5% ब्राह्मण है और दूसरी बात ये विदेशी है। इसलिए माननीय वामन मेश्राम साहब ईवीएम मशीन भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा के द्वारा समस्त भारतीय मूल निवासी प्रजा को जागरूक कर रहे हैं और वार्निंग देकर, सूचना देकर आने वाले समय में ईवीएम के एजेंडे पर भारत बंद किया जाएगा। भारत को भारतीय प्रजा को पता होना चाहिए भारत बंद क्यों। अरे भाई, ईवीएम घोटाले के कारण
जब वामन मेश्राम साहब ने घोषित किया कि अगर वो ईमानदारी से चुनाव नहीं करते हैं, ईवीएम घोटाला करके चुनाव करते हैं, तो 15 लाख सेंटर पर, 15 लाख बूथ सेंटर पर 15 लाख ईवीएम मशीन को उठाएंगे और उसके ही सामने, वो अधिकारियों के ही सामने मशीन को फोड़ देंगे। जब उन्होंने नागपुर में ऐलान किया, अलग अलग जिलों में ऐलान किया, तो कुछ विद्वानों ने, कुछ समझदार लोगों ने कहा कि मेश्राम सर, इससे तो आप लोगों को जेल होगी। मेश्राम साहब ने कहा जेल होगी, सजा होगी, तो देश और संविधान को बचाने के लिए हमें ये कदम उठाने होंगे। और जो लोग इस राष्ट्रव्यापी मूवमेंट में सहभागी होंगे, उनको आने वाले समय में अगर सजा भी होती है तो उन्हें देशभक्त का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, क्योंकि ये गुलामी पैदा हो रही है ईवीएम के द्वारा। ईवीएम फोड़ने से देश बचेगा। अगर वो मानते नहीं तो ईवीएम फोड़ना पड़ेगा। इसके बावजूद वो हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेंगे, तो फिर हमें वही रास्ता अपनाना होगा जो विदेशी लोगों के साथ जो तथाकथित आजादी का आंदोलन चला। तो अंग्रेजों को कहा गया क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अगर ये हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेंगे तो आखिरी हथियार हमें ब्राह्मणों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना होगा। ये मामला देश को बचाने का मामला है, ये मामला लोकतंत्र को बचाने का मामला है। और 3.5% ब्राह्मणों की गुंडागर्दी को हम सहने वाले नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या हाल है? गुंडाराज है। उत्तर प्रदेश में रेपिंग चल रहा है, गैंग रेप चल रहा है, हत्याकांड हो रही है, जुल्म की हद हो गई है। जो विद्रोही लोग हैं उनको गोलियों से भूनकर मार दिया जा रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश के लोग भी परिवर्तन चाहते हैं, तो इस राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन के आंदोलन का हिस्सा बनो। और ये जो आप जिस जिले से आए हो, ये सभा सम्मेलन होते ही आप अपने गांव-गांव में अभियान चलाओ, ईवीएम के बारे में लोगों को समझाओ, नुक्कड़ मीटिंगें लो, गांव-गांव की मीटिंगें लो और ईवीएम फोड़ने वाले लोगों का नाम दर्ज करो। इस आंदोलन में कुर्बानी की जरूरत है। समय लगाओ, बुद्धि लगाओ, हुनर लगाओ, श्रम लगाओ। इस आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित होने को ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। आज हम 31 राज्यों में, 550 जिलों में हैं, 4,500 तहसीलों में हैं। तो इस देश में जन आंदोलन ही एकमात्र उपाय है इस देश को आजाद करने का और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने का। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर माननीय विलास खराब जी ने